नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है और मुंबई में मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। लास्ट 15 इयर्स से एक्सक्लूसिवली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रही हूँ और इस चैनल को शुरू करने का मेन ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ डिस्कस करना है जो विमेंस हेल्थ से रिलेटेड हो। और इसी में आज का जो हमारा टॉक या चर्चा है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ सर्जरी पर है जो सर्जरी कॉमनली परफॉर्म नहीं करी जाती है। और ये सर्जरी है ट्यूब्स को या लेडीज़ की जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनको वापस से खोलने की सर्जरी या जिसे हम कहते हैं ट्यूबल रिकैनलाइजेशन या ट्यूबोप्लास्टी सर्जरी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम पहले पता करेंगे वो ये है कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी या नॉर्मल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए फैलोपियन ट्यूब्स बहुत ज़रूरी हैं। कोई भी प्रेगनेंसी लेडीज़ में बिना फैलोपियन ट्यूब्स का ओपन हुए पॉसिबल नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लेडीज़ आफ्टर देयर चाइल्ड बर्थ, मे बी आफ्टर 1 child and commonly after 2 children, they get their family planning operation done. फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन या जिसे नसबंदी का ऑपरेशन कहा जाता है, ये बहुत तरीक़ों से करा जा सकता है और नॉर्मली जब दूसरा बच्चा हो जाता है उसके बाद बहुत सारी लेडीज़ कराती हैं। कई लेडीज़ डिलीवरी के तुरंत बाद तीसरे 5वें दिन भी करवा लेती हैं और कई लोग जब चाइल्ड थोड़ा बड़ा हो जाता है तो लैप्रोस्कोपिक रूट से यानी दूरबीन मार्ग से ये नली बंद करने का ऑपरेशन करवाते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ परिस्थितियों के वजह से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी लेडी की रीमैरिज हो जाए या फिर अनफॉर्चुनेटली कोई बच्चा शी में लूज़ अ चाइल्ड फॉर सम रीज़न, तब ऐसी ज़रूरत आ सकती है कि नली को वापस खोलने की लेडी की डिज़ायर हो। ऐसी कंडीशंस में प्रेगनेंसी एक बार जब ट्यूब बंद कर दी गई है, नॉर्मली जब ट्यूब बंद करी जाती है तो ये एक परमानेंट काइंड ऑफ तरीके से करी जाती है, क्योंकि जब कोई सर्जन ट्यूब बंद करने का ऑपरेशन करता है तो यही सोच के किया जाता है कि आगे बिल्कुल भी प्रेगनेंसी रहे ना या ये ऑपरेशन फेल ना हो। तो जब इसको खोलने की बात आती है, कोई भी कारण से यदि खोलने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर एक पर्टिकुलर मैनर में पेशेंट को अप्रोच करना पड़ता है और ये जो सर्जरी है नली को खोलने की, ये बहुत ही माइक्रो सर्जरी यानी एक सूक्ष्म रूप से जो सर्जरी करी जाती है उसमें इसकी स्किल की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर मैं इस ट्यूब्स को ओपन करने की सर्जरी के बारे में जो डिस्कशन कर रही हूँ, इसके पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि कई बार जो लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं हो रही होती हैं और जब उनकी टेस्टिंग कराई जाती है, स्पेशली एक स्पेशल एक्सरे करा जाता है जिसे HSG या हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी कहा जाता है, तो उन लेडीज़ की नली में ब्लॉक या कभी कभी ब्लॉकेड निकलता है, तो उसको खोलने की सर्जरी एक बिल्कुल ही अलग सर्जरी है। ये लेडीज़ ऐसी हैं जिनकी पहले कोई सर्जरी हुई नहीं है या नसबंदी या फैमिली प्लानिंग की सर्जरी हुई नहीं है, पर किसी कारण से, मे बी किसी इन्फेक्शन से या किसी दूसरे कारण से नली ब्लॉक हो गई है। तो इसको अप्रोच करना एक टोटली डिफरेंट बात है। आज हम केवल इस कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स की चर्चा कर रहे हैं जिनकी सर्जरी पहले हो चुकी है। कौन सी सर्जरी हो चुकी है? ट्यूब को बंद करने की सर्जरी हो चुकी है। अब आइए देखते हैं कि इस सर्जरी के करने का कितना सक्सेस है और कितने परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में ये सर्जरी जो ट्यूब खोलने के लिए करी जाती है सक्सेसफुल होती है। अब एक बार ये बात तो पक्की हो गई है कि अगर एक बार नली बंद हो गई या सर्जरी के माध्यम से नली को बंद कर दिया गया है तो फिर आगे प्रेगनेंसी संभव नहीं है। प्रेगनेंसी केवल 2 ही तरीक़ों से इसके बाद अचीव करी जा सकती है। पहला है यदि वापस सर्जरी करी जाए नली को खोलने के लिए। दूसरा है टेस्ट ट्यूब बेबी या जिसे हम बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ट्रीटमेंट से। तो पहले जल्दी से देख लेते हैं कि पहला ऑप्शन जो कि रीओपनिंग सर्जरी है उसके क्या फ़ायदे या नुकसान हैं
और फिर देखेंगे कि आईवीएफ, डायरेक्टली आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जाने के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। तो जब भी हम कोई सर्जरी वापस नली खोलने के लिए करते हैं तो उसके फ़ायदे ये हैं कि पहले तो हम ये पता लगाते हैं कि जो बाकी चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी हैं, जैसे ओवरीज का या अंडाशय का अच्छी तरह से काम करना और बाकी कोई प्रॉब्लम लेडी में ना होना, पहले हम ये इंश्योर कर लेते हैं। जब हमको ये इस बात का पूरा प्रमाण मिल जाता है कि बाकी सब चीज़ें सही हैं, यानी कि ओवरीज का फंक्शन सही है, यूट्रस में कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, हार्मोन्स की कोई और प्रॉब्लम नहीं है और मेल पार्टनर या हस्बैंड का जो सीमन काउंट है वो सब सही है, तभी हम ये सर्जिकल टेक्निक से ट्यूब्स खोलने की सर्जरी के लिए ऑप्शन पेशेंट को देते हैं। यदि ये अच्छे हाथों से या स्किल्ड हैंड्स से करी गई ये सर्जरी, तो इसका जो सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट 70% होता है। अब किस किस मार्ग से ये सर्जरी करी जा सकती है ये देख लेते हैं। तो पहले कुछ वर्षों पहले जब दूरबीन या लैप्रोस्कोपिक रूट से सर्जरीज कॉमनली नहीं होती थी, तब पेट खोल के ये सर्जरी करी जाती थी, जिसमें सर्जन मैग्नीफाइंग ग्लास के जो आईवेयर होता है या चश्मे होते हैं वो पहन के बारीक बारीक धागों से नली को ज्वाइन करते थे। अब इन द प्रेजेंट एरा ऑफ मॉडर्न गायनेकोलॉजी इतनी टेक्निक्स एडवांस्ड आ गई हैं कि लेप्रोस्कोपी से, स्पेशली 3D लेप्रोस्कोपी से हमको बहुत मैग्निफिकेशन में चीज़ें दिखाई पड़ती हैं और ये सर्जरी बहुत बारीकी से और बहुत अच्छी तरह से लेप्रोस्कोपी के रूट से, स्पेशली 3D लेप्रोस्कोपी के रूट से करी जा सकती है। दूसरी चीज़, अगर अच्छी तरह से करी गई सर्जरी है तो जो सर्जरी का एक मेन साइड इफ़ेक्ट है कि कभी कभी सर्जरी के बाद नली में ही बच्चा रह जाता है, जैसे जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, तो इसका थोड़ा चांस हायर होता है। पर यदि सर्जरी अच्छे स्किल्ड हैंड से करी गई है, अच्छी तरह से हुई है, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करके हुई है, तो इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस बहुत ही कम होता है, विच इज़ अराउंड 2%। सक्सेस रेट सर्जरी का, अगर प्रॉपर पेशेंट सेलेक्ट किए गए हैं और प्रॉपरली सब चीज़ एनालाइज करके करी गई है, तो इट कैन बी एज हाई एज 70% एंड इवन स्लाइटली हायर। खर्चा सर्जरी का जो होता है वो वन टाइम खर्चा होता है। जैसे आपको पता है एक ही बार सर्जरी करी जाती है, नली खुल गई तो फिर वो हमेशा के लिए परमानेंटली एक तरह से खुल गई। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रीटमेंट या आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में सोचें तो इसमें नली की ज़रूरत ही नहीं होती। यानी इसमें बहुत सिंपल तरीके से अगर समझाया जाए तो अंड बीज जो होता है, यानी जो एग्स होते हैं, उनको बाहर टेस्ट ट्यूब एनवायरनमेंट में लेकर निकाला जाता है और वहीं पर सीमन या शुक्राणु का और एग्स का जो फर्टिलाइजेशन है या जो मेल है वो कराया जाकर जो प्रेगनेंसी का जो कण है वो यूट्रस के अंदर डाला जाता है। तो जो काम फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है वो अब बाहर ही हो जाता है, तो ट्यूब खोलने की कोई इसमें ज़रूरत ही नहीं होती। तो फ़ायदा इसका ये हो गया। फ़ायदे इसके दूसरे ये भी हैं कि मान लीजिए लेडी की उम्र काफ़ी है और अंडों की क्वालिटी अच्छी नहीं है या एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, हार्मोन्स स्टेबल नहीं है, या फिर हो सकता है हस्बैंड का सीमन काउंट उतना अच्छा ना हो, तो फिर इन टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक से ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से टैकल करी जा सकती हैं। पर नुकसान या डिसएडवांटेजेस जिसे अपन कह सकते हैं वो ये है कि कॉस्ट ऑफ एन आईवीएफ प्रेगनेंसी, एक महीने में कॉस्ट एटलीस्ट अराउंड 1 लाख ऑफ रुपीज़, इंडियन रुपीज़ तो जा ही सकता है। और ये खाली एक ही साइकिल का ट्रीटमेंट कॉस्ट है। अगर आप इसको सर्जरी से कंपेयर करेंगे तो सर्जरी वन टाइम कॉस्ट होता है। तो ये तो हो गए क्या क्या ऑप्शंस हैं एक ऐसी लेडी के पास जो प्रेग्नेंट होना चाहती है पर जिसने अपनी नसबंदी की या ट्यूब्स बंद करने की सर्जरी, फैमिली प्लानिंग की सर्जरी करवा ली हो। अब हम देखते हैं कि सर्जिकल ओपनिंग या सर्जिकल मैनर से ट्यूब्स को खोलने की जो सर्जरी है वो किस तरह से
करी जाती है। तो इसमें मैं एक बात और बता दूं आपको, स्पेशली जो महिलाएं 35 इयर्स से कम हैं, उनमें अगर बाकी सब चीज़ें सही हों जैसे मैंने पहले बताया, तो इस सर्जरी का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा होता है। सर्जरी हम लोग 3D लेप्रोस्कोपी से करते हैं। 3D लेप्रोस्कोपी एक स्पेशल फॉर्म ऑफ लेप्रोस्कोपी है जिसमें हमें चीज़ें बहुत मैग्नीफाइड दिखती हैं। नली जो होती है वो बहुत ही बारीक स्ट्रक्चर होता है, यानी आप अगर समझना चाहें तो नली का जो अंदर का जो छेद है या जो अंदर की जो ओपनिंग है वो एक बॉल पॉइंट पेन की टिप जो होती है उससे भी छोटी होती है कई भागों में। तो इतनी छोटी और इतनी पतली चीज़ को अगर हमको दो एंड्स को मिलाना है तो हमको इसमें बहुत बारीकी की सर्जरी लगती है। हमको चीज़ों को बड़ा करके मैग्नीफाई करके देखना पड़ता है, और जो मटेरियल यूज़ करते हैं दोनों एंड्स को सिलने के लिए या उनकी एनास्टोमोसिस या यूनियन करने के लिए, जो हमारे स्टिचेस होते हैं, जो धागे होते हैं, वो हमारे बालों से भी पतले होते हैं। और हम स्पेशल स्टिचेस यूज़ करते हैं जिनका कोई सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स से कोई इंटरेक्शन ना हो, कोई रिएक्शन ना हो, और नली अच्छी तरह से खुले। ये सर्जरी एक माइक्रो सर्जरी की कैटेगरी में आती है और इसका 3D लेप्रोस्कोपी से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। एक छोटा सा सर्जिकल क्लिप मैं अब शुरू कर रही हूँ। जो आपके सामने ये सर्जिकल क्लिप है, इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये जो नली है इसको पिछली सर्जरी से काट दिया गया है, और आप देख रहे हैं कि नली के जो दो भाग हैं वो अब एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर हो गए हैं। सर्जरी के बाद जब हम इसको 3D लेप्रोस्कोपी के मैग्निफिकेशन से और माइक्रो सर्जिकल स्किल्स से इसको जोड़ेंगे तो अब आप देखेंगे कि सर्जरी के बाद ये ट्यूब वापस यूनाइट हो गई है या जुड़ गई है। और इसको हम टेस्ट भी करते हैं। हम एक दवा डालते हैं नीचे के मार्ग से, और अगर ट्यूब खुली है तो इसमें ये जो नीले रंग की दवा है, जैसे आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, ये आपको दिखेगी पूरी तरह से आती हुई। अच्छा, ये तो हो गई सर्जरी की बात। अगेन ये छोटा सा वीडियो था ये बताने के लिए कि जिन लेडीज़ को प्रेगनेंसी की इच्छा है और जिन्होंने किसी कारणवश पहले फैमिली प्लानिंग का सर्जरी करवा ली है, उनके लिए ये ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है। पर ये ऑप्शन को यूज़ करने के पहले या ऑप्ट करने के पहले आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट से पूरा चेकअप करवाना होगा। आपके लिए ये ऑप्शन फीजिबल है कि नहीं है, आपका गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा। आपका गायनेकोलॉजिस्ट हो सकता है आपके काफ़ी टेस्ट करवाए, जिनमें से कोई बेसिक हार्मोन्स के टेस्ट, एक सोनोग्राफी होगी जो जिसमें देखा जाएगा कि अंडाशय सब सही है कि नहीं है, आपके यूट्रस में कोई और एक्सटर्नल प्रॉब्लम या इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार एक अंदर दूरबीन की जांच भी होती है जिसे हम कहते हैं हिस्टेरोस्कोपी, देखने के लिए कि अंदर की यूट्रस का भाग जो है वो सही है कि नहीं। तो जब ये सारे फैक्टर्स, बाकी के फैक्टर्स सही होते हैं और हस्बैंड या मेल पार्टनर की रिपोर्ट भी ठीक होती है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है सर्जरी का ट्यूब्स खुलवाने का। याद रखें, ये सर्जरी वहीं होनी चाहिए और उसी के हाथों के द्वारा होनी चाहिए जो माइक्रो सर्जिकल टेक्निक्स में, लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक टेक्निक्स में स्किल्ड हो, और अच्छे सेंटर से ही ये सर्जरी करवाएं, तभी रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी वैल्यूबल लगी होगी, और यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई प्रश्न हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे डाल दीजिए। और आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।